हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण ये पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। 500 क्वेश्चन है इस सीरीज में। ठीक है, 200 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। 201 से आज अपनी क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब की बार पूरे 500 क्वेश्चनों का ही पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ये अपनी क्लास कंप्लीट होने के बाद भाई। और भाई आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि एस्टेट का पेपर, ठीक है, जून महीने के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ठीक है, फॉर्म भी दोबारा से रीओपन हो गए। तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छी प्रकार से करें भाई। ठीक है, आपको क्लासे में हर एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, तो आप वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ भी मैं आपको देने लग रही हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस काल से अधिक जुड़े माने जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में बात हो रही है। तो आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से या आधुनिक काल से। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है मुख्यतः आधुनिक काल का, ठीक है, आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार माना जाता है भाई। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को सांस्कृतिक दृष्टि से समझा और भक्ति काल पर भी महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन उनका लेखन काल और अकादमिक योग्यता आधुनिक युग में ही आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी कृतियों में परंपरा बोध था। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनकी कृतियों में क्या था? परंपरा बोध था भाई। ठीक है, संस्कृति, लोक और साहित्य इतिहास की आधुनिक व्याख्या में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नाथ सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? तो किससे है? वीर गाथा काल से है, तंत्र मंत्र से, योग साधना से या श्रृंगार से है? तो देखते हैं, इसका मुख्य संबंध योग साधना से है भाई। ठीक है, और योग साधना के साथ साथ हठ योग, वैराग्य और रहस्य से भी इसका संबंध रहा है, नाथ सिद्ध साहित्य का। यह आपको ध्यान रखना है। और नाथ पंथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे भाई। कौन थे? गोरखनाथ थे। ठीक है, और इन्होंने योग साधना, शरीर मन नियंत्रण और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया था। किन्होंने? गोरखनाथ जी ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और नाथ साहित्य में तंत्र के कुछ संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं। नाथ साहित्य में क्या है? तंत्र के कुछ संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन जो भाई इनकी प्रमुख पहचान क्या थी? योग साधना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो वीर गाथा साहित्य है, ये कैसा था? युद्ध केंद्रित था भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो श्रृंगार केंद्रित था वो कौन था? रीतिकाल था। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काव्य में किस रस की प्रधानता है? जो वीर गाथा काव्य है, इसमें कौन से रस की प्रधानता है भाई? करुणा, श्रृंगार, वीर या शांत? तो भाई वीर गाथा काव्य में वीर रस की प्रधानता थी भी। और जो वीर गाथा काव्य है, इसमें युद्ध, शौर्य, पराक्रम, त्याग और वीर नायकों की क्या है? प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, और इसीलिए ही इसमें वीर रस की प्रधानता रही है। ठीक है, और वीर गाथा काव्य में रणभूमि का चित्रण, घोड़े, हथियार, युद्ध नीति
विजय पराजय और वीरता का उत्साहपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिला है भाई। श्रृंगार रस भाई रीति काल में अधिक प्रमुख था। करुण रस दुख वियोग में, और शांत रस क्या है, वैराग्य में था भाई। आगे है, गुरु नानक किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, सगुण, निर्गुण, सूफी या सेव। तो भाई जो गुरु नानक जी है ये निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक जी ने ईश्वर को भाई क्या माना था, निराकार, एक सर्वव्यापी बताया था भी। और इन्होंने जो गुरु नानक जी इन्होंने कर्म कांड पाखंड का भी विरोध किया था। ठीक है, गुरु नानक जी की जो वाणी है इसमें सत्य, नाम स्मरण, सेवा और मानव समता का संदेश था भी। और निर्गुण धारा में जाति पाति, मूर्ति पूजा और ब्रह्म आडंबर की आलोचना अधिक मिलती है, याद रखना है। सगुण जो भक्ति धारा थी, ठीक है, इसमें क्या था, राम और कृष्ण के साकार रूप की आराधना होती थी भाई। ठीक, इन्होंने भाई किस चीज पर जोर दिया था, एक ओंकार और नाम पर गुरु नानक जी ने जोर दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल किस धारा के संत थे। जो दादू दयाल थे किस धारा के संत थे भाई, ये आपको बताना। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी काव्य या रीति काव्य। तो ये भाई निर्गुण भक्ति के संत कवि माने जाते हैं दादू दयाल भाई। और दादू दयाल जी ने ईश्वर को क्या माना था, निराकार, निराकार मानते हुए सरल भक्ति, नाम स्मरण, सदाचार और मानव समता का संदेश दादू दयाल के विचारों में कबीर परंपरा के हमें निकट देखने को मिलता है। ठीक है, पाखंड विरोध, कर्म कांड विरोध और सच्चे गुरु सत्य की खोज, ठीक है, ये सभी क्या है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में हमें देखने को मिलती है भाई। और सगुण भक्ति में रामकृष्ण साकार रूप में थे। सूफी रस खान किस भक्ति शाखा से संबंधित है, तो किससे, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या सूफी भक्ति। ठीक है, तो या सूफी, तो रस खान कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते। बी आंसर बिल्कुल सही है। जो रस खान थे ये क्या थे, जन्म से मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन भी ठीक है, श्री कृष्ण और ब्रज लीला के ये परम भक्त माने जाते हैं रस खान जी। और रस खान जी की जो रचनाएं हैं ये ब्रज भूमि, गोप गोपियों, गोप गोपियां, यशोदा और कृष्ण लीला का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। रसखान जी की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा थी। क्या थी, ब्रज भाषा थी। और भक्ति कैसी थी इनकी, माधुर्य भाव की थी। ठीक है, माधुर्य भाव की भक्ति थी भी। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास है। निर्गुण के कबीरदास है। सूफी के जायसी है भी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य में किस भाषा का प्रयोग प्रमुख था। रीतिकालीन काव्य में पूछा, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या अपब्रज। तो रीतिकालीन काव्य में भाई जो ब्रज भाषा है, ठीक है, इसका प्रयोग प्रमुख था भी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रीतिकाल में क्या है, श्रृंगार रस, नायिका भेद, अलंकार और शास्त्रीय काव्य रचना का प्रचलन था। और ब्रज भाषा हुई भाई, ठीक है। और अवधि क्या है, जो अवधि भाषा है ये भक्ति काल में भाई राम काव्य और सूफी काव्य में अधिक प्रसिद्ध थी भाई। ठीक है, खड़ी बोली का भाई गद्य विकास आधुनिक काल में हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो अपभ्रंश है ये आदिकाल प्रारंभिक चरण में हमें देखने को मिली है भाषा। आगे है, कवि प्रिया ग्रंथ के लेखक कौन है, बिहारी है, देवक, केशवदास है, घनानंद है। तो कवि प्रिया ग्रंथ के लेखक केशवदास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि आचार्य माने जाते हैं केशवदास जी। ठीक है, और केशवदास ने भी
काव्य शास्त्रीय ढांचे में रचनाएं लिखी है। कवि प्रिया में काव्य रचना की रीति, काव्य गुण, शैली और काव्य उपयोगी सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है। और जो रसिक प्रिया है, इनकी रचना कौन सी? रसिक प्रिया। ठीक है, ये भी केशवदास जी की ही रचनाएं हैं। ठीक, प्रसिद्ध रचना है इनकी। और रसिक प्रिया में क्या है? इसमें भाई नायक नायिका, रसिक प्रिया में नायक नायिका भेद और श्रृंगार का विवेचन मिलता है। ध्यान रखना है। बिहारी देव घनानंद विरति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद के कवि महादेव वर्मा की प्रमुख कृति कौन सी? महादेव वर्मा की कृति हमें बतानी कौन सी है? यामा है, पल्लव है, कमायनी है, उर्वशी है। तो महादेवी वर्मा की कृति इनमें से यामा रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रमुख क्या मानी जाती है? स्तंभ कवित्री मानी जाती है। इनकी प्रसिद्ध कृति यामा है, जो क्या है? एक काव्य संग्रह है। ठीक है। और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को साहित्य सम्मान भी मिला था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और महादेवी वर्मा के काव्य में क्या मिलता है? काव्य में हमें करुणा, विरह, आत्मानुभूति, नारी चेतना और आध्यात्मिक भाव गहराई से मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो पल्लव है, ये किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव। कमायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव काव्य संग्रह किसका है? देख लो भाई, हमने पहले ही देख लिया पल्लव का काव्य संग्रह किसका? निराला का, प्रसाद का, पंत का या महादेवी वर्मा का है? तो सुमित्रा नंदन पंत का रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। जो पल्लव काव्य संग्रह ये सुमित्रा नंदन पंत का है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जो है ये छायावाद के प्रमुख कवि है। और सुमित्रा नंदन पंत है ये प्रकृति चित्रण, सौंदर्य बोध तथा कोमल भाव धारा के लिए प्रसिद्ध है। जो पल्लव में उनकी प्रकृति प्रधान है, संगीतात्मक और कल्पनाशील कविता का सुंदर रूप हमें देखने को मिला है पल्लव रचना में। ठीक है। और जो पल्लव रचना ये छायावाद काव्य का महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है। ठीक है। निराला और प्रसाद ये भी छायावाद के स्तंभ कवि में है। और महादेवी वर्मा भी, ये आपको ध्यान रखना, चारों के चारों क्या है? ये छायावाद के महत्वपूर्ण लेखक है। प्रगतिवाद का नारा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है प्रगतिवाद का नारा? कला कला के लिए, जीवन जीवन के लिए, कला जीवन के लिए या अध्यात्म? तो प्रगतिवाद का नारा मूलतः कला जीवन के लिए जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जो प्रगतिवादी साहित्यकार कला को समाज से अलग नहीं मानते थे, वे चाहते थे कि साहित्य कला जन जीवन की समस्याओं से जुड़े शोषण के खिलाफ बोले और सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में किस तत्व को प्रमुखता मिली? नई कविता में पूछा किस तत्व को प्रमुखता मिली? छंद को, अलंकार को, अनुभूति को या भक्ति को? तो नई कविता में सबसे अधिक प्रमुखता अनुभूति को मिली थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। जो नई कविता है इसमें कवि बाहरी विषयों की जगह व्यक्ति के भीतर के अनुभव, आधुनिक जीवन की जटिलताएं, अकेलापन, तनाव, अस्तित्व बोध और व्यक्तिगत संवेदना को केंद्र में रखता था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नई कविता में छंद और अलंकार क्या है? अनिवार्य नहीं होते थे। भाषा क्या थी? अधिक मुक्त थी, प्रतीकात्मक थी और अनुभव प्रधान बनी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भक्ति है ये भी क्या है? नई कविता का केंद्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? तो किसका है भाई? प्रेमचंद्र, जनेंद्र, अज्ञे या यशपाल? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे जी का रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। अज्ञे जी का पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी था इनका पूरा नाम। ठीक है, और ये आधुनिक हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक गहराई, आत्म विश्लेषण और व्यक्ति की वैचारिक मानसिक यात्रा का बड़ा उदाहरण माना जाता है भाई शेखर एक जीवनी उपन्यास। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक गहराई, आत्म विशेषण और व्यक्ति की वैचारिक मानसिक यात्रा का बड़ा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में जो नायक है उसका क्या नाम है? शेखर है। और इसके जीवन में अनुभव के माध्यम से आधुनिक चेतना, विद्रोह, नैतिक प्रश्न, आत्म खोज की प्रक्रिया उभरती है। जो प्रेमचंद्र है, ठीक है, ये सामाजिक यथार्थवाद के लेखक थे। जनेंद्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। यशपाल प्रगतिशील धारा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो कौन है भाई? प्रेमचंद्र, जनेंद्र, रेणु या यशपाल? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रमुख लेखक जनेंद्र रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जनेंद्र जी के उपन्यासों में क्या था? बाहरी घटनाओं से अधिक अंतर्मन का संघर्ष रहता था, नैतिक द्वंद रहता था, संबंधों की जटिलता और व्यक्ति की मानसिक स्थितियों केंद्र में रहती थी जनेंद्र जी के उपन्यासों में। जनेंद्र जी जो थे वे पात्रों के मन की परतों को सूक्ष्म ढंग से खोलते। ठीक है, ध्यान रखना, जो प्रेमचंद्र सामाजिक यथार्थ पर अधिक केंद्रित थे। रेणु जी आंचलिक शैली के लिए विख्यात थे। यशपाल जी राजनीतिक सामाजिक यथार्थ के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा से संबंधित है? जो मैला आंचल उपन्यास है ये किस विधा से संबंधित है? तो भाई किस विधा से संबंधित है मैला आंचल? तो भाई किससे है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक या सामाजिक? तो मैला आंचल भाई आंचलिक विधा से संबंधित है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो मैला आंचल है इसमें एक विशिष्ट क्षेत्र यानी ग्रामीण बिहार का सामाजिक जीवन, ठीक है, भाषा, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, राजनीतिक और जनमानस बहुत जीवंत रूप में दिखता है। वे आंचलिक उपन्यास की पहचान हमें यही करवाता है। और आंचलिक उपन्यास की पहचान होती कैसे है? तो स्थानीय बोली, लोकगीत भाई, जनजीवन, लोकगीत, ठीक है, जनजीवन का सूक्ष्म यथार्थ और क्षेत्रीय का सजीव चित्र, इससे क्या है? आंचलिक उपन्यास की पहचान होती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नई कहानी आंदोलन से कौन सा लेखक जुड़ा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु? तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े प्रमुख लेखक है मोहन राकेश। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नई कहानी ने आधुनिक संवेदना, मध्यवर्गीय जीवन, संबंधों की टूटन, अकेलापन और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को केंद्र बनाया। मोहन राकेश जी की कहानियों और नाटकों में भी आधुनिक जीवन की जटिलता हमें देखने को मिली है। प्रेमचंद्र का काल नई कहानी से पहले का है। प्रसाद क्या है? छायावादी युग के है। और भारतेंदु आधुनिक गद्य नाटक के आरंभिक युग के प्रवर्तक है। आगे क्वेश्चन है, मारे गए गुलफाम किसकी कहानी है? भाई तो प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ, रेणु, अज्ञे या मोहन राकेश? तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। और ये जो कहानी है ये है आंचलिक संवेदना, लोक जीवन और मानवीय भावनाओं को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कहानी पर जो मारे गए गुलफाम है इस पर फिल्म रूपांतरण
तीसरी कसम का उल्लेख अक्सर संदर्भ के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिससे ये और भी चर्चित हुई। और जो रेणु जी है, इनकी कहानियों में स्थानीय वातावरण, बोली, लोक संगीत और मानवीय करुणा की गहरी छाप हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है भाई, काफी महत्वपूर्ण नाटक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो कौन है, भारतेंदु है, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, धर्मवीर भारती है। तो आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो आधे अधूरे नाटक है, ये आधुनिक हिंदी नाटक का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और आधे अधूरे नाटक में मध्य वर्गीय परिवार, रिश्तों की टूटन, असंतोष, स्वादहीनता, ठीक है, और मानसिक तनाव का यथा चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और आधे अधूरे नाटक में पात्रों की अपूर्णता और जीवन की विडंबनाएं आधुनिक समाज की सच्चाइयों को सामने लाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारतेंदु जी क्या है, इन्होंने सामाजिक व्यंग्य प्रधान नाटक लिखे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक काव्यात्मक नाटक लिखी है। और धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक नाटक लिखा है भाई, अंधा युग नाटक इन्होंने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी का मूल गुण क्या है। तो एकांकी का मूल गुण क्या है भाई, ठीक है, विस्तार है, वर्णन है, संक्षेप है या कल्पना है। तो एकांकी का मूल गुण संक्षेप होता है, संक्षिप्तता या संक्षेप होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो एकांकी है, इसमें एकांकी नाटक में एक ही अंक, सीमित पात्र और किसी एक मुख्य घटना संघर्ष पर केंद्रित कथानक होता है। इसका उद्देश्य कम समय में तीव्र प्रभाव उत्पन्न करना होता है एकांकी का। इसलिए एकांकी में अनावश्यक विस्तार, लंबा वर्णन और अनेक उपकथाएं नहीं होती। संवाद जो है वो छोटे, स्टिक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हरियाणवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, पहले तो देख लो, जो हरियाणवी है इसको बांगरू भाषा भी कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है किसी प्रकार से भी क्वेश्चन। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। जो हरियाणवी है भाई, ये हिंदी की उपभाषाओं के वर्गीकरण में प्राय पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई। पश्चिमी हिंदी के समूह में हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, ठीक है, बुंदेली जैसी उपभाषाओं को रखा जाता है, बोलियां उपभाषाएं रखी जाती है। हरियाणा क्षेत्र की बोली होने के कारण इसमें ध्वनि शैली और शब्दावली का अलग रंग हमें देखने को मिलता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बिहारी में मैथिली आती है, राजस्थानी में मेवाड़ी वगैरह आती है। कन्नौजी किस क्षेत्र की बोली है। जो कन्नौजी किस क्षेत्र की बोली है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जो कन्नौजी है ये उत्तर प्रदेश की बोली है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह में कन्नौजी रखी जाती है। आगे है, लड़कियां खेल रही है, इसमें वचन है। तो लड़कियां खेल रही है, इसमें कौन सा वचन है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या अनिश्चित है। तो इसमें बहुवचन है, लड़कियां खेल रही है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक लड़कियों का संकेत हमें देखने को मिलता है। आगे है, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, इसमें ने कौन सा कारक है। राम ने फल खाया, तो ने इसमें कौन सा कारक है देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा कारक है, ने। राम ने फल खाया, राम ने खाया भी फल, तो कर्म है, कर्ता है, करण है, संप्रदान है। तो इसमें कर्ता कारक रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राम क्या है, कार्य करने वाला है, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक है। आगे वह पढ़ रहा था, इसमें कौन सा काल है। वह पढ़ रहा था, वर्तमान है, सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में कौन सा अलंकार है। जो चंद्रमुखी है इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, श्लेष है या यमक है। तो भाई चंद्रमुखी में रूपक अलंकार रहेगा, क्योंकि चंद्रमुखी का अर्थ क्या होता है,
जिसका मुख चंद्रमा जैसा नहीं, बिल्कुल मुख को चंद्र के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, यानी चंद्रमुखी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, अभेद है। ठीक है, अभेद का भाव हमें दर्शाता है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार रहेगा। और जो श्लेष अलंकार है, इसमें एक शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, यानी चिपके हुए आते हैं। यमक में क्या है भाई, एक शब्द बार बार अर्थ बदलकर आता है। उपमा में क्या है, उपमा तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कल कल करती नदियां में अलंकार है। कल कल करती नदियां कै वर्ण क्या वर्ती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा भाई। क्या है, अनुप्रास अलंकार रहेगा। आगे है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, शोक है, भय है, उत्साह है, तो भय रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जब किसी स्थिति में डर, आतंक, अनिश्चितता, खतरे का अनुभव होता है, तो वहां पर भयानक रस होता है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्रोध है, इसका क्रोध जो है ये रोध रस का है स्थायी भाव, शोक करुण रस का है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। आगे है, सिंह गांव में आया, आतंकवादी अर्थ कौन सी शब्द शक्ति है। सिंह गांव में आया, आतंकवादी अर्थ है भैया, आतंकवादी अर्थ में लिया गया। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, विदा है, लक्षणा है, व्यंजना है, संकेत है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो आतंकवादी या खतरनाक व्यक्ति है, इसको संकेत के रूप में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होती है, व्यंजना से शब्द अपने सीधे अर्थ से आगे जाकर व्यंग्य, संकेत, गूढ़ अर्थ देता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और जो लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें जो मुख्य अर्थ है बाधित होकर निकट अर्थ लिया जाता है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाथ पीले करने का अर्थ है। हाथ पीले करने का अर्थ है दंड देना, विवाह करना, अपमान करना या सहायता करना, तो भाई हाथ पीले करने का अर्थ है विवाह करना। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्या है ये, मुहावरा है, लोकोक्ति है, पदबंध है या विशेषण है। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह एक क्या है, लोकोक्ति या कहावत है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1950 में, 1956 में, 1963 में, 1965 में, तो 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था, 1963 में भी। और राजभाषा अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो संघ के राजकीय कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग से जुड़े नियम तय करना था, खासकर संक्रमण काल और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी प्रयोग का दिवस है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, तो 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा हम मनाते हैं भी। ठीक है, 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा 1949 में हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने की तिथि भी है, इसलिए ये दिन राजकीय कार्यालयों में हिंदी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इस नोटिस लेखन में क्या नहीं है, जो नोटिस लेखन इसमें क्या नहीं है भाई, तिथि नहीं है, विशेष नहीं है, अलंकार नहीं है या हस्ताक्षर नहीं है, तो भाई इसमें अलंकार नहीं होता है। तिथि भी होती है, विशेष भी होता है, स्थान भी होता है, समय भी होता है, सूचना का उद्देश्य भी होता है, हस्ताक्षर, पद जैसे सभी तत्व इसमें होते हैं, लेकिन अलंकार नहीं होता। आगे है, प्रेस विज्ञप्ति किससे संबंधित होती है। जो प्रेस विज्ञप्ति है ये किससे संबंधित होती है, कविता से, समाचार से, नाटक से या उपन्यास से। तो प्रेस विज्ञप्ति भाई समाचार या मीडिया से संबंधित होती है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य शास्त्र का संबंध किससे है भाई, से, कविता के सिद्धांत से या गद्य से। तो काव्य शास्त्र का संबंध
कविता के सिद्धांत से है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इसमें जैसे रस, अलंकार, ध्वनि, छंद, गुण, दोष, रीति आदि सभी आते हैं भाई, और जो कविता को प्रभावी बनाते हैं। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।